Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. My name is Usman Hamid. I'm your chemistry teacher and welcome to my YouTube channel Chemistry with Usman Hamid. हम लोगों ने इस MDCAT लेक्चर सीरीज में अपना जैसा कि आगाज कर दिया हुआ है लेक्चर्स का और पहले यूनिट का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है इसका लेक्चर नंबर 1 और उसका पार्ट 1 जिसमें सिर्फ हम लोगों ने लैब सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शुरू किया था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं और उसके साथ उनके रेलिवेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर प्लस वो एमसीक्यूज आप लोगों को जरूर अंडरस्टैंड हुए होंगे और वो आपकी लर्निंग को किसी ना किसी तरीके से असिस्ट या उसमें आपकी मदद के लिए बड़े ही फायदेमंद साबित हुए होंगे। आज हम लोग इसी सिलसिले में जो उस लेक्चर का पार्ट 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूएचएस के सिलेबस अकॉर्डिंग हम लोग अपनी सेकंड हेडिंग को शुरू करेंगे, दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं कि आपके जिम्मे मैंने क्या काम लगाया हुआ है। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड होता है, अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद है और ये आपकी मदद कर सकता है या तमाम उन स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है जो इस साल एमडी कैट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, सो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक इसको जरूर शेयर करें। जितना हो सकता है इसको फैलाने में मेरी मदद करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और लोगों के फायदेमंद के लिए अगर या फायदे के लिए हमारे पास ये अच्छी है तो उनके साथ शेयर भी करें। तो आज हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे, फौरन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड हियर वी गो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग यहाँ पर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली हमारे पास यूएचएस सिलेबस की पॉइंट नंबर 2 बनती है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना वो आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी देखा जाएगा। यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्ट होने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की न्यू डेफिनेशन डेवलप की गई हम उसके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना ये हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड्स हैं विच आर कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स पर कंसिस्टेड होंगे। इनकी स्टडी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है और इनकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं वो भी हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं। दूसरी बात आप लोगों के पास क्या है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे अगर हम इनको ब्रॉडर सेंस के अंदर डिफाइन करते हैं तो ब्रॉडर सेंस में हम ये कहा करते हैं कि ये हमारे पास स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं और एज वेल एज देयर डेरिवेटिव्स। तो इन दोनों का मतलब अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मिलकर इनको अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो मेरा बेटा याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन्स मीन के ऐसे केमिकल कंपाउंड्स विच आर कंसिस्टेड ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्टेड हों इनको नाम दिया जाता है कि ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और डेरिवेटिव से क्या मुराद है, यहाँ पर डेरिवेटिव से मुराद हम लोग ये लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हम लोग हाइड्रोजन के एटम को नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से रिप्लेस करते हैं तो वो सारे के सारे इनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन है, जैसे आप लोगों के पास हाइड्रोजन के जगह पर हम लोग ऑक्सीजन एटम को यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग हैलोजन्स को यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
हम नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम मैग्नीशियम को यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग इवन दैट सल्फर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इनके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटम जो है वो ग्रुप ऑफ एटम से भी रिप्लेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम अगर ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस होता है तो उस ग्रुप ऑफ एटम में मोर देन वन एटम इंक्लूडेड होंगे। जैसे अगर ये हमारे पास OH से रिप्लेस हो जाए तो अल्कोहल फैमिली है, ऑर्गेनिक इन दी नेचर है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर NH2 से रिप्लेस हो जाए तो ये हमारे पास अमाइंस फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे आप लोगों के पास ये SH से रिप्लेस हो जाए तो फिर ये थायोल्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे आपके पास ये NO2 से रिप्लेस हो जाए तो ये नाइट्रो अल्केन्स या हमारे पास कोई भी जो रेलिवेंट डेरिवेटिव जिसका ये होगा ये उस फैमिली के साथ जो रिलेट कर दिया जाएगा। सो डेरिवेटिव से मुराद हमारे पास ये है कि जितने भी कंपाउंड्स हम यहाँ पर इसके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने से डेवलप करेंगे वो सारे के सारे इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। और जब वो इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं तो फिर ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अगर हमें कहा जाए कि यहाँ पर ये जो मॉडर्न डेफिनेशन हमने अकॉर्डिंग टू द UHS सिलेबस पढ़नी है तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन इसके रेलिवेंट जो हमें अपना एंटी टेस्ट पूरा करने के लिए चाहिए होगा ना वो उसमें कुछ और पॉइंट्स या हेडिंग्स इंक्लूडेड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे कि हमने इसमें सेकंड हेडिंग या जो पॉइंट बनाया ना कंडीशंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहने के लिए हमें कुछ कंडीशंस ओबे करनी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। कि सपोज कोई भी पर्सन अगर नया कंपाउंड डिस्कवर करता है और वो क्लेम करता है कि ये ऑर्गेनिक है तो हम कौन सी ऐसी चीज़ें या कंडीशंस को जस्टिफाई करते हुए उसको ऑर्गेनिक कहेंगे या उनको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस पॉइंट। इसमें हम लोग सबसे पहली तो बात ये कहते हैं, सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट होता है। और जब ये बात कह दी जाती है ना कि कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट तो सर इसका मतलब हम लोगों को ज़रूर अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। और वो मतलब हमारे पास ये है कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको आप कभी भी ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, चाहे उसके अंदर आप हमारे पास जो फीचर्स हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिजेंबल कर रही हों या ना कर रही हों, ये मैटर ही नहीं करता। विदाउट कार्बन आप लोग इसको कभी भी ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा एक फेमस कुछ पॉइंट या कंपाउंड्स मेंशन किए जाते हैं लाइक N2H4 हाइड्राजिन, लाइक आपके पास N3H हाइड्राजोइक एसिड, लाइक आपके पास NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन। इनके बारे में कहा जाता है कि दे डू नॉट कंटेन कार्बन एटम बट स्टिल दे आर ऑर्गेनिक इन द नेचर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनके कुछ फीचर्स, इनके कुछ पॉइंट्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिजेंबल ज़रूर करती हैं, लेकिन कंपाउंड्स विदाउट कार्बन एटम कभी भी ऑर्गेनिक इन दी नेचर नहीं कहलाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी पहली कंडीशन है जो हम लोगों ने याद रखनी है। दूसरी बात आप लोगों के पास यहाँ पर जो बनती है वो ये कंडीशन में कि हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना ये कोवलेंट इन दी नेचर होते हैं। हाँ, कुछ डेरिवेटिव्स इनके आयनिक भी होते हैं बट जो मेजॉरिटी हमारे पास यहाँ पर कार्बन बेस्ड कंपाउंड की होगी ना वो कोवलेंट नेचर में होगी।
और इसकी बड़ी सादा सी यहाँ पर लॉजिक या रीज़न बन सकती है, या हम बनाते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कार्बन को कंपेल कर सकता हो कि भाई वो आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश भी करे। क्या मतलब है कि अगर हम लोग कहें कि कार्बन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 1.7, तो आयनिक बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो अगर फ्लोरीन कार्बन से आयनिक बॉन्ड बनवा नहीं सकता तो फिर और किसी भी एलिमेंट के पास इतनी करेज नहीं है कि वो कार्बन को फोर्स कर सके कि आयनिक बॉन्ड बनाए। सो दैट इज वाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये कोवलेंट इन दी नेचर होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इन कंपाउंड्स का के साथ एसोसिएटेड होती हैं। वैसे तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ चंद एक ऐसी हैं जिनको हम लोग यहाँ पर ना इनिशियली अटैच करके तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान बेसिक डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चंद एक का जिक्र करता हूँ और फिर उनको साथों साथ थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन किया जा सकता होगा तो हम लोग वो भी करेंगे। जैसे देखो, हम लोग कहते हैं सर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना दे आर वेरी वोलाटाइल इन दी नेचर। और ये वाई वोलाटाइल इन दी नेचर, तो आंसर इज वेरी सिंपल। हम लोग कहते हैं सर बिकॉज दे कंटेन वेरी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो ये वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है ना वो कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास वेरी वोलेटाइल इन दी नेचर होते हैं। फिर हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना दे आर फ्लेमेबल इन दी नेचर। ये वोलेटिलिटी और फ्लेमेबिलिटी जो है ना ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। जितना कंपाउंड ज़्यादा वोलेटाइल इन दी नेचर होगा वो उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल फ्लेमेबल भी होगा। फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना दे आर इनसोल्यूबल इन दी वाटर। यूजुअली जनरली दे आर इनसोल्यूबल इन दी वाटर। फौरन आपके जहन में आता होगा यार हमने तो पढ़ा था कि अल्कोहल्स वाटर सोल्यूबल होती हैं, इट्स ओके फाइन, लेकिन अल्कोहल फैमिली के सिर्फ 4 मेंबर वाटर सोल्यूबल हैं। तो वो 2 1 3 4 को जो हम डिसॉल्व कर भी लेते हैं ना उसके बिहाफ पर जनरल रूल जो है वो डिफाइन नहीं होता। तो जनरली ये हमारे पास कंपाउंड्स इनसोल्यूबल इन दी वाटर होते हैं। फिर ये हम लोगों को आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म का जो फिनोमिनन है ये यूजुअली हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम लोग इसी तरीके से कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना इनके स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये स्लो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इसको एक्सप्लेन किए बगैर आगे जाना ना वो सरासर थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। तो ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें मैं कुछ पहलू आप लोगों के सामने रखकर उनको डिस्कस करूंगा। जैसे पहली बात, हमारे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों शो करते हैं? हम लोग कहते हैं सर उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका कंपैरिजन किया जा रहा है हमारे पास यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स के साथ। आयनिक कंपाउंड्स के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो यूजुअली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर करवाए जाते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले ही अपने प्रीवियस बॉन्ड तोड़ लेते हैं। तो सिर्फ रिएक्शन के दौरान इन्होंने न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होती है जिसके लिए यूजुअली टाइम कम लगता है। जबकि ये जो कोवलेंट नेचर कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक इन दी नेचर हैं इन्होंने ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अपने प्रीवियस बॉन्ड तोड़ने भी हैं और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी करनी है, तो वो रिलेटिवली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ये हमारे पास स्लो रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। एंड कीप इन योर माइंड, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो क्या कि मैंने भी कहा कि इन्होंने ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अपने प्रीवियस बॉन्ड तोड़ने हैं और हमारे पास न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी है। तो ये रेलिवेंट पॉइंट ज़रा याद रखिएगा, आगे चलकर मेरे काम आएगा
कि ये जो बॉन्ड क्लीवेज है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ख़ास तौर पर ये दो तरह की होती है। और ये दो तरह की जो क्लीवेज है ये कौन कौन सी है? एक है जिसको हम लोग नाम देते हैं होमोलाइसिस या होमोलिटिक फिशन, और एक आपके पास है जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलिटिक फिशन। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है? यूजली आप लोगों के पास इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस पाया जाता है ना, बेसिक डिफरेंस, वो हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि हेट्रोलिटिक फिशन जो होती है ना, हेट्रोलिटिक फिशन ये पोलर बॉन्ड्स में होती है, पोलर बॉन्ड्स में। और इसमें जो बॉन्ड टूटता है ना वो आप लोगों के पास अनसिमेट्रिकल टूटता है, अनइक्वल या अनसिमेट्रिकल टूटता है। समझ नहीं आ रही? मैं समझाता हूँ। सपोज मैं ये कहता हूँ आपको कि ये ए है और इसका कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास बी के साथ, एंड बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर देन द ए। तो होगा क्या? होगा ये कि जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो बी इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक पेयर को यहाँ से कैप्चर करके या विड्रॉ करके तो ये बॉन्ड तोड़ देगा। तो वो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन भी लेकर यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, जिसके रिजल्ट में आपके पास जो बी होगा वो हमारे पास एनाइन बन जाएगा और जो ए होगा ये हमारे पास केटाइन बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये बात बताने का फायदा क्या हुआ? अब से ऑनवर्ड जब हम लोग ऑर्गेनिक में जहां कहीं पे भी रिएक्शंस पढ़ेंगे और उधर मैं इंटरमीडिएट्स का जिक्र करूंगा कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है या कार्बेनियन आयन बना है या ऐसी स्पीशीज बनी है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो आप फौरन पिक करेंगे कि ज़रूर इनके बॉन्ड टूटने में हेट्रोलिटिक फिशन जो है ना वो इन्वॉल्व हुई होगी। गॉट माई पॉइंट? तो इसको ज़रा ध्यान से बात को ज़हन में रखना है, भूलना नहीं। जबकि होमोलिटिक फिशन की अगर मैं बात करूं तो होमोलिटिक फिशन क्या होगी? ये यूजुअली जो होमोलिटिक फिशन होती है ना ये नॉन पोलर बॉन्ड्स में होती है, नॉन पोलर बॉन्ड्स में, सॉरी, नॉन पोलर बॉन्ड्स के अंदर ये फिशन हमारे पास पाई जाती है। और इसमें आप लोगों के पास जब बॉन्ड टूटता है ना तो वो सिमेट्रिकल बॉन्ड टूटता है, यानी कि कोई भी दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा, सिर्फ ये बॉन्ड तोड़े जाएंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए जाएंगे, किसी का हक नहीं मारना हमने। तो ये हमारे पास ए, ये हमारे पास यहाँ पर बी, और इनमें ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर हो रहा है। तो इसमें होगा क्या कि ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करने के बाद आप लोगों के पास ये बॉन्ड क्लीवेज कर जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास दोनों जो स्पीशीज बनेंगी ना उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने की वजह से ये जो स्पीशीज प्रोड्यूस हुई हैं ये फ्री रेडिकल्स कहलाएंगी। इट मीन्स अब ऑनवर्ड जब कभी भी आपको कहीं पर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा तो आप इमीडिएटली अपने दिमाग में क्या पॉइंट लेकर आएंगे कि ज़रूर यहाँ पर होमोलिटिक फिशन हुई होगी। अंडरस्टैंड हुई ये बात? तो ये मेरा बेटा सारे पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर कंडीशन के रेलिवेंट आ गए हैं। ओके, सो हम लोग ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फीचर्स है ना उनको डिस्क्राइब कर रहे थे, जो मैंने इससे ऊपर भी आपको बताया कि ये कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और फिर आप लोगों के पास उसमें कुछ बॉन्ड क्लीवेज के पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इन फीचर्स में से दो एक और जो मेरे लिए या मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा। और उसमें हमारे पास जो सबसे ज्यादा जिसको हम वेटेज दे सकते हैं ना वो कौन सा है? सबसे ज्यादा हम जिसको सबसे ज्यादा वेटेज दे सकते हैं इस कैटेगरी में वो अब हमारे पास आएगा, दैट इज दी होमोलोगो सीरीज। इनको जरा देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि इससे रेलिवेंट हमारे पास कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स पेपर में डेवलप हो भी जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो इस वक्त
नेचर के अंदर या हमारी स्टडीज के अंडर एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इनके अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, इनको स्टडी कैसे किया जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स में से एक फीचर जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इस होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ बातें आपने याद रखनी है जो इन फ्यूचर हमारे काम आएंगी, और वो हमारे पास कौन सी हैं या वो किससे रेलिवेंट हैं, वो जरा देखिएगा। जैसे नंबर 1, हम लोग कहते हैं सर, जैसे आपके पास नंबर 1 है कि ये जो होमोलोगस सीरीज है ये हमने किस बुनियाद पर बनाई है, तो आंसर होगा कि ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर बनाई गई है। फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर। तो इमिडिएटली एक दिमाग में सवाल या एक पॉइंट हमारे पास आता है कि यार क्या पॉसिबल है कोई होमोलोगस सीरीज ऐसी भी जो बगैर किसी फंक्शनल ग्रुप के बनाई गई हो। तो आंसर इज यस। हम जनरली कहते हैं कि अल्केन्स की फैमिली हमारे पास ऐसी है जिसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो विदाउट फंक्शनल ग्रुप है। बट ओवरऑल जो जनरली मेजोरिटी में सीरीज हमारे पास पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं, दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप, तो उनको फंक्शनल ग्रुप के बिहाव पर हम लोग होमोलोगस सीरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इनको होमोलोगस सीरीज में डिवाइड करने का हमें क्या फायदा हुआ, तो हम लोग कहते हैं फायदा सिर्फ ये हुआ कि हम लोग इस बिहाव के ऊपर इन कंपाउंड्स की ईज ऑफ स्टडी डेवलप कर लेते हैं। कि अगर सपोज करें कि हमारे पास कंपाउंड्स के फीचर्स रिजेंबल करते हैं और हमने उनको उस रिजेंबलेंस की वजह से होमोलोगस सीरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो उसमें होगा कि हम किसी एक कंपाउंड को स्टडी करेंगे और उसके सारे रूल प्रिंसिपल जो है ना, वो बाकी मेंबर्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे, जिसके बिहाव के ऊपर जो टाइम हमें रिक्वायर्ड है उनकी स्टडी के लिए, उसमें खातिर ख्वाह रिडक्शन आएगी और हमारे लिए जो है ना वो आसानी डेवलप हो जाएगी। तो ये फीचर है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि इधर जो हम फैमिलीज बनाते हैं उनमें इस तरह की रिजेंबलेंस पाई जाती है, जो कि इस तरह की कैटेगरी आपको यूजुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नजर नहीं आती है। फिर ये जो हमारे पास यहाँ पर होमोलोगस सीरीज है ना, होमोलोगस सीरीज, इनके जितने भी मेंबर्स हैं, सॉरी, इनके जितने भी हमारे पास यहाँ पर मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के दरमियान कौन कौन सी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, कौन कौन सी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो हम लोग कहते हैं सर ये जो हमारे पास यहाँ पर सिमिलरिटीज है ना, ये तो तादाद में ज्यादा है। जैसे देखो हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं अभी उनमें। जैसे सिमिलरिटीज की बात करें ना, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना जो होमोलोगस सीरीज में साथ बिलोंग करते हैं, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। फिर हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास यहाँ पर इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है। और हाइब्रिडाइजेशन सेम करने का या कहने का मतलब समझते हैं कि इन कंपाउंड्स का आपके पास स्ट्रक्चर सेम होगा। फिर हम लोग कहते हैं सर कि इन कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला भी हमारे पास सेम होगा। जनरल फार्मूला, वो जो आप CnH2n वगैरह टाइप के जो फार्मूलाज बनाते हो, ये बेसिकली उसकी बात की जा रही है। और फिर आप लोगों के पास इन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास सेम पाई जाती हैं। तो ये वो सारे के सारे फीचर्स हैं इस सिमिलरिटीज के रिजल्ट में। तो हम लोग कहते हैं सर ये इन होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर सिमिलरिटीज शो करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज है ना, इनमें डिसिमिलरिटीज क्या पाई जाती हैं। तो डिसिमिलरिटीज भी अच्छी खासी इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और वो डिसिमिलरिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल
उनको भी जरा नोट डाउन कीजिएगा, हमारे काम की ही चीज है। जैसे देखें, अगर हम लोग ने डिसिमिलरिटीज की लिस्ट बनानी है तो मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये डिसिमिलरिटीज हैं। इनके इन तमाम मेंबर्स के आपस में जो मैसेज होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे। फिर इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, वो हमारे पास डिफरेंट होंगे। इनमें जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी ना, वो आपस में डिफरेंट होंगी। फिर हम लोग कहते हैं इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। फिर हम लोग कहते हैं सर कि इनके रेट ऑफ रिएक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और फिर हम लोग कहते हैं सर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी उनमें ग्रेजुअल चेंज आएगा। ये क्या मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज आएगा, और इतना स्पेसिफिक करने की जरूरत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी होमोलोगस सीरीज के कंसेक्टिव टू मेंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है ना, वो CH2 का पाया जाता है। CH2 के डिफरेंस से मतलब क्या है कि मिथाइलीन का डिफरेंस पाया जाता है। वो आपसे MCQs पूछ भी सकता है कि टू कंसेक्टिव मेंबर्स ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज, इनके दरमियान डिफरेंस किस चीज का है। तो वो CH2 भी लिख सकता है, उसका दिल करे तो मिथाइलीन लिख सकता है। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं, तो हम लोग कहते हैं सर 14 AMU का डिफरेंस होगा। तो चूंकि ये मैथ्स आपके पास ग्रेजुअली इंक्रीज करता है दो कंसेक्टिव मेंबर्स में या किसी भी होमोलोगस सीरीज में, तो इस वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें ग्रेजुअल चेंज आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर जो मैंने पहली स्लाइड से ही आपके साथ स्टार्ट किए हुए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब आपके पास यहाँ पर पॉइंट लास्ट एग्जांपल्स क्या है। मतलब मुझे होमोलोगस सीरीज पढ़ ली मैंने, बट मुझे पता ही नहीं है कि होमोलोगस सीरीज हमारी बुक में कितनी है या कौन सी है। तो कीप इन योर माइंड बच्चे, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी फैमिलीज बनाई हुई है ना, वो सारी की सारी यही होमोलोगस सीरीज हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बेस अल्केन कहा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेस अल्कीन कहा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बेस अल्काइंस कहा। और ऐसे ही आपके पास यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर अल्कोहल कहा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बुनियाद पर कार्बोनाइल कहा, एंड मैनी मोर। तो वो तमाम फैमिलीज जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर डेवलप करते हैं, उनको नाम दिया जाता है किसका, होमोलोगस सीरीज का। तो ये सारे के सारे पॉइंट रेलिवेंट हो जाते हैं यहाँ पर उस डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ और उनके रेलिवेंट पॉइंट्स के साथ। अंडरस्टैंड हुआ आपको बेटे। तो ये इसके रेलिवेंट पॉइंट हम लोगों ने डेवलप कर लिए। ओके जी, सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक जो और डायमेंशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। और इसके इसके विद इन दिस हेडिंग इसके अपने बहुत सारे जो है ना वो पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, एंगल्स हैं, जिनको हम लोगों ने यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करना है और अंडरस्टैंड भी करना है। जैसे कार्बन को हम लोग इतना ज़्यादा वेटेज क्यों देते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम। ये हमारे पास कैटिनेशन है। कैटिनेशन में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हम लोग इसको इतनी वेटेज दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं सर दो बातें याद रखिएगा इसमें। एक तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वैरायटी पाई जाती है या वर्सटैलिटी पाई जाती है। वैरायटी पाई जाती है या वर्सटैलिटी एग्जिस्ट करती है इन कंपाउंड्स में। मतलब स्ट्रेट चेन है, ब्रांच है, साइक्लिक है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है। तो ये एक वैरायटी है स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इन कंपाउंड्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। दूसरी बात, क्या हमारे पास यहाँ पर कैटिनेशन सिर्फ कार्बन में ही पाई जाती है? आंसर इज नो, कतन नहीं।
हमारे पास कैटिनेशन जिन मशहूर मशहूर एलिमेंट्स में पाई जाती है, उनमें कार्बन, उनमें सिलिकॉन, उनमें फास्फोरस, उनमें सल्फर, ये फेमस कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इन तमाम में इक्वलेंट होती है? आंसर इज नो। हमारे पास जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है ना, ये स्टेबिलिटी ऑफ कैटिनेशन एंड एज वेल एज वर्सटिलिटी ऑफ कैटिनेशन, ये हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी बॉन्ड एनर्जी से। जितनी हमारे पास दो एटम्स के आपस में अटैच होने के बाद जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना, उसकी कैटिनेशन उतनी ही वर्सटाइल, उतनी ही स्टेबल, उतनी ही हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्टिंग होती जाएगी, फ़ायदेमंद होती जाएगी। तो इस बिहार पर हम लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कार्बन में है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पाई जाती है सल्फर में, उसके बाद हमारे पास पाई जाती है फास्फोरस में, और सबसे एंड पर आप लोगों के पास एग्जिस्ट करती है सिलिकॉन में। तो हम लोग इनमें बॉन्ड एनर्जीज के बिहाफ पर ये जस्टिफिकेशन जो है ना वो डेवलप कर लेते हैं। तो हम लोग ये इस पर एमसीक्यूज बना भी सकते हैं कि अगर इन चार एलिमेंट्स के अंदर कैटिनेशन पाई जाती है तो किस में लीस्ट है और किस में मोस्ट है, या कैटिनेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो फॉर दी एमसीक्यूज। फिर दूसरा पहलू इसके अंदर हमें मज़ीद कौन सा अंडरस्टैंड करना चाहिए? हम लोग कहते हैं सर कि हमें ना पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो इसको हम लोग प्रॉपर्ली यूँ डेवलप करते हैं कि सर ये हमारे पास दो बिहाफ के ऊपर या दो बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोग डेवलप करते हैं। और वो दो बेसिस कौन कौन सी हैं? एक, on the basis of functional group, तो हम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं या टाइप्स बनाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज, इस बिहाव के ऊपर भी हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और अगर मेरे से पूछा जाए कि इन दोनों में से कमाल की कौन सी है या हमारे काम की कौन सी है, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा इसमें आपके काम की लिंकेज वाली है। लेकिन दोनों को देखते हैं हम लोग कहते हैं सर कि फंक्शनल ग्रुप के बिहाव के ऊपर ना आप इसको अल्फा कार्बन, आप लोग इसको बीटा कार्बन, आप इसको गैमा कार्बन, आप इसको सिग्मा या डेल्टा कार्बन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कहाँ पढ़ा हम लोगों ने और कैसे पढ़ा, वो आपके पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग कहते हैं सर ये जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके साथ वाली कार्बन 1, इसके साथ वाली कार्बन 2, इसके साथ वाली कार्बन 3 और इसके साथ वाली कार्बन 4। तो बिल्कुल एडजेसेंट वाले को अल्फा, उसके साथ वाले को बीटा, उसके साथ वाले को गैमा और उसके साथ वाले को सिग्मा या डेल्टा का नाम दे दिया जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की बिहाफ पर हमारे पास कार्बन एटम्स की टाइप्स हैं। और ये आगे चलकर मैंने यूज़ करनी है, जैसे हेलो फॉर्म में यूज़ करनी है, जैसे आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन में इनका इस्तेमाल होता है, तो वो अल्टीमेटली हमारे यूज़ में आएंगी। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर, इम्पोर्टेंट और वर्सटाइल जो है ना वो हमारे पास है, दैट इज द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज की बुनियाद पर हमारे पास यहाँ पर टोटल कार्बन की 4 टाइप्स होती हैं। और उन 4 टाइप में से एक आपके पास है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन, एक आपके पास है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, एक आपके पास है जिसको हम लोग कहते हैं टर्शरी कार्बन, और एक आपके पास है जिसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, एंड होप सो आपको इनकी डेफिनेशन ज़रूर आती होंगी, आपको इनका ज़रूर पता चलता होगा। बट अगर नहीं पता तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोग कहते हैं सर कि अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर
कार्बन एटम ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मैं एक ही स्ट्रक्चर में ना आपको सारे के सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि बार बार जो है ना हम लोग इसको देखें ना। और इसमें मैं अगेन जैसे कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ को लेकर हमारी बड़ी वैरायटी होती है। तो ज़रा देखना होता है कि हम लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बन के एटम्स का जो लिंकेज है वो कार्बन के एटम्स के साथ ही कैसा या कितना पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस कार्बन को देखें, सबसे पहले इस वाले को, ये वाले को, तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि इस कार्बन के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक जो बॉन्ड यानी कि कार्बन टेट्रावैलेंट इन दी नेचर है ना, 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो उस 4 में से उसने 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, कार्बन के साथ। तो चूंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो इस कार्बन को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। ओके, साथ वाले को देखो, इसको अगर हम लोग देखेंगे, बल्कि जैसे एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि इससे ना आपको एक और छोटा सा क्लू बना कर देता हूं मैं कि जब कभी भी आपको वो पेपर के अंदर कोई स्ट्रक्चर देगा ना, तो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो टर्मिनल कार्बन होते हैं ना, दे ऑलवेज प्राइमरी इन दी नेचर। टर्मिनल मतलब किनारे वाले। तो हमारे पास अगर टर्मिनल किनारे वाले कार्बन इसी स्ट्रक्चर में ढूंढ लो तो ये भी टर्मिनल है, प्राइमरी होगा, ये भी टर्मिनल है, प्राइमरी होगा, ये भी टर्मिनल है, प्राइमरी होगा, और ये भी टर्मिनल है, प्राइमरी होगा। या इसको यूं भी देख लो कि इनके डायरेक्ट किसी कार्बन के साथ कितने लिंकेजेस हैं, तो डायरेक्ट सिर्फ एक के साथ लिंक है, तो ये प्राइमरी है। अब आप इस कार्बन को देखो ज़रा, इस कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और तो फिर कार्बन के एटम्स कितने इसके साथ लिंकअप होंगे। हम कहते हैं सर डेफिनेटली सी बात है, टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 हाइड्रोजन लगे तो डेफिनेटली 2 कौन होंगे, कार्बन एटम होंगे। अब चूंकि 2 कार्बन एटम्स अटैच हो गए हैं तो ये जो भाई साहब हमारे पास कार्बन होंगे ना, ये सेकेंडरी इन दी नेचर होंगे। ठीक है, और तो कोई सेकेंडरी नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो और कोई सेकेंडरी है भी नहीं। फिर मैं आपको ये कहूँ कि इसके साथ वाले को देखो, इसको देखो ज़रा, ये जो छुप कर बैठा हुआ है थोड़ा सा ऐसे, हम कहते हैं सर अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसके साथ तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 4 में से एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बाकी 3 के साथ कौन जुड़ा हुआ है। आप आंसर करोगे डेफिनेटली सी सर बात है कि 3 के साथ यहाँ पर कार्बन एटम्स ही अटैच हैं। तो अगर कोई कार्बन 3 के साथ अटैच हो जाए, 3 कार्बन एटम्स के साथ, तो इनको हम लोग टर्शरी कार्बन का नाम देते हैं। और अगर किसी कार्बन के चारों लिंकेजेस कार्बन एटम सही हो तो फिर ये हमारे पास यहाँ पर क्वाटनरी कार्बन कहलाता है। और अब आपको ये अंडरस्टैंड भी होना चाहिए कि आपने इनको एब्रीवेशन 1 2 3 4 क्यों किया हुआ है। जो ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि एक कार्बन एटम फर्दर आगे कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर 1 से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी, 4 से जुड़ा हुआ है तो क्वाटरनरी। एंड कीप इन योर माइंड, अगर मेरे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, तो टर्मिनल कार्बन हमेशा प्राइमरी होंगे और दरमियान वाले सारे के सारे सेकेंडरी होंगे। अगर दरमियान वाले में से किसी एक पर अल्काइल की ब्रांच लगी है तो वो वाला सिर्फ टर्शरी होगा, और अगर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं तो फिर हमारे पास वो क्वाटरनरी कार्बन इन दी नेचर होगा। इस पूरे के पूरे टॉपिक में से जिसमें सबसे ज़्यादा वर्सटैलिटी है ना विद रिस्पेक्ट टू दी एमसीक्यूज, वो आपके पास यही टॉपिक है। लेकिन जारी सी बात है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसमें वर्सटैलिटी है वो मैं आपको सिर्फ डिटेल से पढ़ाऊँ और बाकियों को कहूँ कि गुजारा करें। तो हम लोगों ने इस पूरे के पूरे पॉइंट के अंदर ये सारी की सारी डिस्कशन जो है ना वो यहाँ पर डेवलप कर ली है। तो ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये उसकी कंप्लीट डायमेंशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूर समझ आया होगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये मेरा पॉइंट ख़त्म हो गया हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैंने इसमें आपको एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करवानी है, तो एमसीक्यूज़ तो मैंने आपको करवाया ही नहीं अभी। इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से रिवाइज करो, और फिर मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने आपके लिए एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ डेवलप किए हुए हैं। इन एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको मज़ीद नए एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। लेकिन चूंकि ड्यूरेशन थोड़ा सा मुझे फोकस करना है, तो इसलिए जो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन होगी इस लेक्चर की, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिवाइड करके तो वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेकंड हेडिंग है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, या इस यूनिट की, जिसको मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा, वो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वही मैसेज जो मैं आपको शुरू में दिया दोबारा से देना चाहूँगा कि इसको देखें, अंडरस्टैंड करें, लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद है, तो दूसरों के साथ शेयर करें, और एज मच एज पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ओके जी। सो एट द एंड इंशाल्लाह ताला जो अगली इस लेक्चर की स्लाइड या एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर होगी, उसमें आज पढ़े हुए टॉपिक के रेलिवेंट एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना मानना ये भी था कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास क्वेश्चंस की सूरत में आई हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब हम ये अपना यूनिट मुकम्मल करेंगे और आखिर में एक पूरा असाइनमेंट टेस्ट डिस्कस किया जाएगा इस यूनिट के बिहाव पर, स्टिल मैं वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एडअप करवाऊंगा जो आपकी यूनिट की फाइनल टचिंग करेंगे। उसके बाद आपका ये पूरा यूनिट कंपाइल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है। सो इंशाल्लाह इस लेक्चर के रेलिवेंट जो एमसीक्यूज डिस्कशन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इस चैनल को फैलाने में एज मच एज पॉसिबल मेरी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।